तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए खासकर दक्षिणी हरियाणा में पानी की थी, उसको हमने जड़ से ख़त्म किया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में गांव के अंदर कोई सड़क कच्ची नहीं है, सभी सड़कें पक्की हैं। जाम से छुटकारा पाने के लिए हमने नीचे मोटरसाइकिल 100 मोटरसाइकिल का और ऊपर 50 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की है, जो कि आज रेवाड़ी के अंदर वैसी सुविधा नहीं है जो हमने बावल के अंदर दी है। एम्स जैसी बड़ी उपलब्धि और बावल में आपने इतनी लंबी सूची आपने कामों की गिनवाई है, क्या वजह रही भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा? जो दलित समाज है उनके भोले भाले अनपढ़ लोगों को भगाने में कांग्रेस कामयाब हुई। हरियाणा के अंदर भी MDMS के अंदर रिजर्वेशन लागू की। बाबा साहब को या हमारे जो महापुरुष ने उनके नाम से संस्थाओं के नाम रखकर उनके जन्मदिन मनाने में जो सरकारी खर्चे पर जन्मदिन मनाते हैं उससे मान सम्मान दिया है। इस पर कार्रवाई भी की है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि 2 घंटे बैठें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। देखो, ऑफलाइन करने से तो समाधान नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको सुधार करने का प्रयास सरकार करेगी। को नौकरियों में जैसे पारदर्शिता से नौकरियां जो दी हैं, बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर जो नौकरियां दी है, उस क्षेत्र में काफ़ी नौकरियां बच्चों के लगी हैं। नहीं, वो नू दंगे तो लोकल वो इशू था, कोई पार्टी का या किसी मतलब सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं था। मतलब वो दिखाए ना कि भाई हमारे पास बहुमत है। हम कह रहे हैं हमारे पास बहुमत है, अगर वो कहते हैं कि हमारे पास थे तो प्रूव करें वो। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं, हरियाणा के सीनियर लीडर हैं भाजपा के। आज इनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर। NJP परिवार आपका स्वागत करता है। और पिछली बार जब इंटरव्यू किए थे तो आपकी बहुत सारी बातें रह भी गई थी, आप कुछ उपलब्धियां बताना चाह रहे थे। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके बावल विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों को लेकर। डॉक्टर साहब, अब लगभग 4.5 साल का दूसरा कार्यकाल, उससे भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको थोड़े दिनों बाद चुनाव मैदान में भी जाना है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बावल विधानसभा क्षेत्र के लिए, आपसे तो हरियाणा पर भी हमको बात करनी है, पहले बावल विधानसभा क्षेत्र के लिए आपकी जो उपलब्धियां हैं अब तक की, कि मतदाताओं के बीच आप किन उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, उनको आप बता दीजिए। महेश जी, आप भी इस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और बावल 2014 से पहले गांव, जो बावल शहर है वो एक गांव के बराबर था, उसमें कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन पिछले 9.5 लगभग 9.25 साल के अंदर जिस तरह से बावल शहर का और बावल के सभी विधानसभा क्षेत्र के गाँव का जो कायाकल्प हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अब सबके सामने है। और जो मेन समस्या, जो सबसे पहले जब मैं 2014 में लोगों के बीच में वोट मांगने गया, तो जो मेन समस्या थी हमारी, खासकर खोल ब्लॉक की, वो पानी की समस्या थी। और पानी जो हमारा खोल ब्लॉक है डार्क जोन में भी है, और जो पीने का जो पानी था वो बहुत कड़वा था, लोग उसको पी नहीं सकते थे। और पलायन जैसे हालात। माताएं बहनें, जब मैं चुनाव में गया तो मेरे सामने गिलास लेके आती थी कि पानी पी के देखो, लेकिन वो पानी बहुत कड़वा था। तो हमने उसी टाइम सोचा कि भाई अगर जनता ने आशीर्वाद दिया और मौका मिला तो हम इस समस्या को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। और हमने आते ही, जब मैं विधायक था शुरू में, तब इस पर हमने काम शुरू किया। और ऊपर वाले की कृपा से सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, जो पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है वो मुझे दिया, और उसकी जिम्मेवारी जब मिली तो हमने इसको और तेज़ी से इस काम को किया। और आज पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारा कनाल बेस सिस्टम है वो लागू है। और हर जो देश के प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, जल जीवन मिशन है, उसके तहत हर घर नल से जल का जो स्कीम है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर हमने उसको फैलाया है। और हमारे ढाणियों में भी पानी नहीं था, ढाणियों में भी हमने पानी पहुंचाने का काम किया है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए खासकर दक्षिणी हरियाणा में पानी की थी, उसको हमने जड़ से ख़त्म किया है। और अब भी जब नहर हमारे यहाँ, हम पेयजल की बात, आपका डिपार्टमेंट ऐसा ही, इरिगेशन में तो अभी बहुत हम पेयजल की ही बात कर रहा हूँ, जो हमारे टेल पे है। तो जब नहरी पानी हमारे कम आता है तो हमारे को पीने के पानी की भी समस्या होती है। तो उसको हम दूर करने के लिए हमने हर गांव में अब एडिशनल
जो आसपास में गांव में ज़मीन है वहाँ पर हम ज़मीन लेकर के एडिशनल टैंक बना रहे हैं, ताकि अगर नहर लंबे समय तक भी नहीं आए तो हमारा जो टैंक है वो राशनिंग नहीं करनी पड़े, हम लोगों को दोनों टाइम या डेली पानी दे सकें। तो इस पर भी हम काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं और काफ़ी एडिशनल टैंकों का भी कुछ ही का फाउंडेशन हो गया, कुछ पर काम चल रहा है। तो आगे की सोचते हुए हमने तो बड़ा समाधान पानी, पीने के पानी का सबसे बड़ा समाधान हमने पीने के पानी का किया। और उसके बाद जो हमारी गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने काम किया। अंदर की जो गलियां हैं, नालियां हैं, उन सब को दुरुस्त किया। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में गांव के अंदर कोई सड़क कच्ची नहीं है, सभी सड़कें पक्की हैं। और उसके बाहर भी हमने अब तो खेतों के रास्ते लोगों की जो डिमांड है 4 क्रम के हैं, उनको भी हम खेत खलियान के जो हमारा स्कीम है उसके तहत इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आप ये बताना, अभी जो पीडब्ल्यूडी जो आपका डिपार्टमेंट है वो कितने क्रम तक के रास्ते पक्के बना रहा है और कितने क्रम से नीचे जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट की आप मदद ले रहे हैं? देखो, पीडब्ल्यूडी विभाग सिर्फ 6 क्रम के जो रास्ते उनको ही बनाता है। 5 क्रम के जो रास्ते हो मार्केटिंग बोर्ड बनाता है और 4 क्रम के रास्ते खेत खलियान से बनाते हैं। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं। लेकिन पिछले 9-10 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मार्केटिंग बोर्ड के जो रास्ते बने हुए थे उनकी रिपेयर वगैरह नहीं हो पाई। तो कुछ जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र हुई हैं और उनको हमने बनाया है, उनको हमने मेंटेन किया है। और आगे भी कुछ एक सड़कें धीरे धीरे करके हम पीडब्ल्यूडी में ले रहे हैं, ताकि जो सड़कें उनकी मरम्मत समय पर हो सके। मार्केटिंग बोर्ड में उनकी मरम्मत वगैरह टाइम पे नहीं हो पाई थी, तो वो भी काम चल रहा है साथ के साथ। और अब जब से विभाग मेरे को मिला है, हमने पूरे हरियाणा में भी ये आदेश दिए थे कि जितने भी सड़कें खड्डे हैं उनमें पैच भरे जाएं, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। और इस पर काम भी हुआ है। और बावल विधानसभा क्षेत्र में तो आप घूमते तो यहाँ आप देख भी रहे हैं कि आज हमारे यहाँ सड़कों पे खड्डे खुड्डे नहीं हैं। और जो बड़ी सड़कें हमारी, वो हमारी लगभग मतलब सारी सड़कें अच्छी हैं, कोई सड़क ख़राब है नहीं। कुछ एक सड़कें जो ख़राब थी उनका काम शुरू हो रहा है या कुछ का टेंडर लग रहे हैं, तो वो भी अगले 3 महीने के अंदर हम सबको पूरा कर देंगे और सड़कों का जो स्थिति है उसको काफ़ी सुधार के अंदर लेके आएंगे। दूसरा, उसके बाद जो हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ये तो डेवलपमेंट का हो गया। बावल शहर के अंदर आपने देखा होगा कि पहले बहुत सकड़ी सड़कें होती थी और सड़कों में खड्डे ज़्यादा, सड़कें कम होती थी। और आप शहर के किसी भी रास्ते से अगर बावल में घुसोगे तो पानी के अंदर से घुसना पड़ता था। लेकिन आज आप बावल में जाओगे तो किसी भी सड़क पर या किसी भी एंट्री पर आपको पानी नहीं मिलेगा, जल भराव नहीं मिलेगा। और सड़कें बिल्कुल आप देखी होंगी, इतनी अच्छी सड़कें हमारी बावल शहर की बनी हुई हैं। डिवाइडर वगैरह, उस पर स्ट्रीट लाइट वगैरह, काफ़ी अच्छा मतलब लुक आज बावल शहर का है। और बावल के अंदर जो सौंदर्यीकरण के साथ साथ हमने जो आरओबी हमारा जो फाटक के ऊपर जो फाटक बंद ही रहता था और हर हफ्ते एक आधे की मतलब इंसान की जान भी चली जाती थी, क्रॉसिंग वगैरह करते थे, ध्यान नहीं रखते थे और घंटे 2-2 घंटे फाटक बंद रहता था। तो उसको बनाने से उससे काफ़ी लोगों को निजात मिला। आरओबी तो और भी बने हैं बावल में? आरओबी एक तो बावल में बना है, एक कुंड बैरोड वाले पे बना है और एक हमारा ये 11 पर बना है और एक ये भाड़ावास बना है। तो कई आरओबी हमारे इस क्षेत्र के अंदर बने हैं। और इसके बाद जो शहर के अंदर हमारी जो कमेटी है, जो लोगों को रोज़ आने जाना पड़ता है, उनके लिए कमेटी इतनी अच्छी बनी है, लोगों को सुविधा मिली है। उसके बाद हमारा जो शॉपिंग कम्प्लेक्स बना है, उसके अंदर हमने शॉपिंग कम्प्लेक्स के नीचे, क्योंकि शहर के बीच में और पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है बावल के अंदर और लोग अपनी गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी करके जाते हैं, तो उससे जाम लग जाता है। तो उस जाम से छुटकारा पाने के लिए हमने नीचे 100 मोटरसाइकिल का और ऊपर 50 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की है, जो कि आज रेवाड़ी के अंदर वैसी सुविधा नहीं है जो हमने बावल के अंदर दी है। और हमारा रेवाड़ी की चिंता तो आपको ही करनी थी। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, रेवाड़ी ज़िला है, उसके बावजूद भी हमने बावल के अंदर इस तरह की सुविधा दी है। और हमारे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है बावल का, वो बनवाया हमने। पब्लिक हेल्थ का रेस्ट हाउस बनवाया, पब्लिक हेल्थ का एक्शन ऑफिस वहाँ करवाया और उसकी बिल्डिंग वगैरह बनवाई।
उसके बाद वीडियो ऑफिस बनवाया। उसके बाद जो 3 महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें। बीएससी एग्रीकल्चर की जो नींव 1995 में रखी गई थी, लेकिन 1995 से लेकर 2014 तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। 2014 के बाद 2015 में जब माननीय मनोहर लाल जी बावल आए तो वह हमने इसकी मांग रखी और उसी टाइम 2015 में ही उसी साल से वहाँ क्लासेस शुरू हुई। और उसके बाद उसकी बिल्डिंग वगैरह, कॉलेज की बिल्डिंग, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, इतना भव्य भवन आज उस मतलब कॉलेज का बना है। और जब शुरू किया हमने तो बीएससी तक क्लासें लगती थी, आज वहाँ एमएससी और पीएचडी की क्लासें भी लगती हैं। और जो 6 साल का जो कोर्स है हमारा इसका एग्रीकल्चर का, वो सिर्फ हरियाणा में बावल में ही है और कहीं नहीं है, क्योंकि सारे वो सीटें घटाने की बातें चल रही है, इस पे बाद में करेंगे, पहले आप कंटिन्यू अपनी अचीवमेंट बता दीजिए। कर दी हैं, दोबारा आ गया नोटिस, कल ही आ गया उसका परिणाम। तो 50 सीटें कर दी हैं, घटाई नहीं है। उसके बाद आपका इतना सुंदर बस स्टैंड है बनीपुर चौक पर, और उसके बाद ये फ्लाईओवर बन रहा है। वो फ्लाईओवर बनने के बाद जो कनेक्टिविटी है रेवाड़ी से और बावल की, 4 लेन तो बन गया, लेकिन जो ही ये जो हमारा फ्लाईओवर है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रेवाड़ी बावल का कोई डिस्टेंस रहेगा नहीं, 10-15 मिनट अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो बावल और रेवाड़ी एक तरह से एक ही शहर हो जाएगा थोड़ा दिन बाद। कोई समस्या लोगों को होने वाली नहीं है। कितने अच्छे रोड हमने बनाए हैं, 4 लेन रोड है। उसके बाद हमारा आप जो एक ईएसआई हॉस्पिटल, क्योंकि बावल एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ हमारे हल्के के बच्चे नौकरी करते हैं, तो उनके परिवार वालों को आईएमटी में बहुत ज़्यादा जो उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमने यहाँ 150 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल बनवाया, जो लगभग कंप्लीशन पे है। और यहाँ जब मैं बीच में बात काटूं, इस ईएसआई हॉस्पिटल में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो कर्मचारी हैं, उनके अलावा दूसरे लोगों को, आम लोगों को भी सुविधा रहेगी? देखो अभी तो हमने इसमें प्रोविज़न रखा है और हम सीएम साहब से बात करके और इसमें ये भी अलाउ करेंगे आम जनता को भी इसमें लाभ मिले, क्योंकि एक इतना अच्छा हॉस्पिटल ये दिल्ली से जयपुर तक, ये यहाँ ट्रोमा के भी 50 बेड अलग से ट्रोमा के यहाँ जैसे ईएसआई में 100 बेड का हॉस्पिटल है, 50 बेड सिर्फ ट्रोमा के हैं। तो दिल्ली से जयपुर तक कोई कोई है नहीं, तो इसलिए यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल ये बना है, तो इसका लाभ आम जनता को भी मिले। इसमें भी हम इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस पर अलाउ कराएंगे। उसके बाद हमारा मिनी सेक्रेटरीट, एक ही छत के नीचे सभी अधिकारियों ऑफिस हो गए रहें, तो लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े, भाई तहसीलदार कहाँ बैठा है, पटवारी कहाँ बैठा है, एसडीएम कहाँ बैठा है, डीएसपी कहाँ बैठा है। तो सारे अधिकारी एक ही छत के नीचे वहाँ बैठते हैं, तो लोगों को सुविधा मिल रही है। इसके साथ साथ पॉलिटेक्निकल कॉलेज धामलावास, उसकी भी नींव 1995 में रखी थी, लेकिन 2014 तक किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। 15 में ही जब चौधरी भजन लाल पत्थर लगा के गए, 1995 में रखा था, लेकिन उसके बाद 2014 तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए मनोहर लाल जी, तो हमने मांग रखी और उसी साल से वो कॉलेज शुरू हुआ। लिसाना के अंदर उसकी क्लासें लगी और उसके बाद उसमें बिल्डिंग वगैरह बनाकर हमने 2018 में उसका उद्घाटन कर दिया था। भव्य बिल्डिंग है और कई तरह के वहाँ ट्रेड भी मतलब शुरू किए गए हैं, ताकि हमारे बच्चे यहाँ, इंडस्ट्री है बावल के अंदर, तो वहाँ एजुकेशन ले करके और इंडस्ट्री में अपना नौकरी कर सकें। उसके बाद 2 महिला कॉलेज हमने बनवाए, जबकि बावल के अंदर कोएड कॉलेज पहले ही था। उसके बावजूद भी हमने एक महिला कॉलेज बावल के अंदर बनवाया। 2016 में उसकी क्लासें महिला जो स्कूल है 10+2 गर्ल्स जो स्कूल है उसमें लगानी शुरू की थी और अब उसकी बिल्डिंग लगभग तैयार है। जुलाई के अंदर नया सेशन हम उस नए कॉलेज में शुरू करने जा रहे हैं। एक महिला कॉलेज पाली हमने बनवाया, उसका भी हमने पिछले ऐसी योजना मतलब जो पिछले वाली योजना उसके अंदर बना करके उसका भी उद्घाटन हमने कर दिया है। और सबसे बड़ी एक जो योजना है हमारा जो एम्स है, एम्स एक बहुत बड़ी संस्था है, पूरे हरियाणा में एक एम्स मिलना था और हमारे बावल विधानसभा में भालखी माजरा में बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके आने से यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हेल्थ
इसकी फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी मिलेंगी, उसके बाद जो रोज़गार मिलेगा और इसका एरिया का जितना डेवलपमेंट आज भी अब आप NH11 पर जब जाते हो तो इतनी अच्छी लुक आती है जैसे भाई कहीं विदेश में घूम रहे हो, इतने अच्छे डेवलपमेंट। मेरा बीच में एक सवाल आ रहा है मन में, एम्स जैसी बड़ी उपलब्धि और बाउल में आपने इतनी लंबी सूची आपने कामों की गिनवाई है, इसके बावजूद जो अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, आपके तो राजनीतिक गुरु राव इंद्रजीत सिंह ने बढ़त ली थी। इस बार बावल में कमजोर प्रदर्शन रहा, भाजपा जीती तो जरूर, लेकिन एम्स जैसी बड़ी उपलब्धि के साथ आप लोग मैदान में गए थे और आपने भी पूरी ताकत लगा रखी थी। क्या वजह रही भाजपा का प्रदर्शन फीका रहा? ये भाजपा का प्रदर्शन पूरे देश में ही इस तरह से रहा है और कांग्रेस झूठ फैला करके उसका लाभ लेने में कामयाब रही। इसके अंदर एक तो जो SC समाज के अंदर जो दलित समाज है, उनके भोले भाले अनपढ़ लोगों को भकाने में कांग्रेस कामयाब हुई कि उन्होंने कहा कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, बहुमत की सरकार आ गई तो ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। तो इस बात में वो आ गए और हमने प्रयास किया, लेकिन इतना सफल नहीं हो पाए। एक नुकसान तो इससे हुआ। दूसरा, एक झूठ बोल करके लोगों को कि महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे, तो ये झूठ के सहारे उन्होंने जो आज कांग्रेस 5 सीट ली हैं उसकी वजह से मिली। अदरवाइज़ तो भारतीय जनता पार्टी का जनता के अंदर जो प्रदर्शन है वो अच्छा है और लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा रुझान है। और विधानसभा के अंदर मुद्दे अलग होंगे और विधानसभा के अंदर हम अभी 3 महीने हैं, जनता के बीच में जाएंगे और उनको समझाने का काम करेंगे और विधानसभा के अंदर अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। आपके पास समय कम है, अगली जो पारी है वो शुरू होने वाली है, आपके पास क्या एजेंडा है आगे 100 दिनों का कि हमको ये करना है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हरियाणा में ये करना है और PWD के माध्यम से हरियाणा में ये करना है, जिसको आप ये मान रहे हो कि इससे चुनाव के समय हम जनता के बीच बिल्कुल छाती ठोक कर जाएंगे कि भाई हमने ये काम किए हैं, कुछ ऐसे अधूरे काम जिनको अभी 3 महीने में 100 दिन में आप पूरा करना चाहिए? देखो, पब्लिक हेल्थ में पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी काम हुआ है और जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की स्कीम के तहत पूरे हरियाणा में अच्छा काम हुआ है। और बावल विधानसभा के अंदर भी हमने पूरे विधानसभा को कई हमारे वाटर वर्क्स बने हैं और हर क्षेत्र के अंदर जिस गांव को जोड़ करके और हर को ये सुविधा दी है। अब जो भी हमारा जो क्षेत्र बच गया, जैसे ढाणियाँ हो गई, कुछ एक ढाणियाँ बची हुई है या जैसे BPL कॉलोनीज़ हैं, उन सब तक भी पानी पहुंचाने का काम हम करेंगे। दूसरा, PWD के अंदर जितनी भी सड़कें जो नेशनल हाईवे वो अच्छे हैं, स्टेट हाईवे भी अच्छे हैं, लेकिन जो अप्रोच रोड हैं कुछ एक पूरे प्रदेश के अंदर जो भी अप्रोच रोड हैं उनको भी हम ठीक करने का प्रयास करेंगे, ताकि क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो उस प्रदेश का विकास अपने आप हो जाता है। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो सड़क के मामले में हम इसमें बेहतर काम 3 महीने के अंदर करने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों का आवागमन अच्छा रहे, कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। तो ये इसका प्रयास हम दोनों विभागों में करेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल, भाजपा के पास अनुसूचित जाति का एक बड़ा चेहरा है, आप 2 बार विधायक बन करके दोनों बार मंत्री रह लिए और अभी जो आप तीसरी पारी की भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही कि अनुसूचित जाति का जो आप बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ जो परंपरागत वोट माना जाता था, एक बार भाजपा की तरफ आया था, वो फिर जो है भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ गया है। आपके पास ऐसा क्या अभी वर्किंग प्लेटफार्म है, ऐसा रोड मैप है कि वो दोबारा से SC वर्ग का वोटर जो है वो भाजपा की तरफ आ जाए? देखो, मैंने कहा ना कि झूठ बोल के लोगों को भगा करके इस तरह के लोग आ गए। लेकिन कांग्रेस के पास तो कहते ना तो संगठन था और भाजपा के पास पन्ना प्रमुख था, वो झूठ चलाने में कामयाब कैसे हुए? वो कामयाब हो गए क्योंकि समय थोड़ा कम था और उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन आगे हम इसमें प्रयास करेंगे, लोगों को समझाएंगे। जिस तरह से 9.5 साल, पौने 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, चाहे वो हमारी जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना हो। जब हमारी सरकार आई तो 31,000 रुपये मतलब सरकार देती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको 51 किया, फिर उसके बाद हमने 71,000 रुपये किया। इसी तरह
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास योजना है, जो रिपेयर के पैसे मिलते हैं, वो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनको 25,000 रुपये मिलते थे। हमारी सरकार आई तो हमने 50,000 किए और उसके बाद हमने उसको 80,000 किए हैं। इसी तरह आपके जितने भी स्टाइफंड हैं या आपके जो SC एट्रोसिटीज़ होती हैं उनकी जो फ़ीस है, उनकी कंपनसेशन है, वकील की फ़ीस है 5,000 थी उसको 22,000 किया है। इसी तरह 8.25 लाख तक हमने जो कंपनसेशन है वो किया है। और महिलाओं के लिए मतलब और जितने भी सुविधाएं, जैसे आपकी मैटरनिटी के जरिए उसके पोषण के लिए पैसा दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। तो हर क्षेत्र में जिस तरह से आपका ये प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन है, हमारे जो डॉक्टर्स थे उनके कोई रिजर्वेशन MDMS में नहीं थी, लेकिन 2018 के अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी से बात की और उसके बाद उस पर स्टडी करने के बाद हरियाणा के अंदर भी MDMS के अंदर रिजर्वेशन लागू की और उसके बाद अभी क्लास 1 और क्लास 2 की रिजर्वेशन भी हमारी सरकार ने SC के लोगों को दी है। वो कोर्ट में चला गया था, लेकिन कोर्ट में भी अभी ये डिसीजन आया है कि भाई कर सकते हैं। तो हम जितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने SC समाज को दिया है, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। और जो बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब का जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे उनका भारत रत्न देने का काम हो, चाहे उनके पंच तीर्थ स्थान हैं उन पर रेनोवेशन का काम हो, चाहे उनके नाम से संस्थाओं का नाम रखना हो, चाहे उनके जन्मदिन का या मनाने का काम हो। और बाबा साहब एक ऐसे आदमी हैं जिनके साल में 3 बार जिनको याद किया जाता है। 14 अप्रैल को किया जाता है, 6 दिसंबर को किया जाता है और 26 नवंबर को किया जाता है, जो कि संविधान दिवस के नाम से। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बाबा साहब को या हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम से संस्थाओं के नाम रखकर उनके जन्मदिन मनाने में जो सरकारी खर्चे पर जन्मदिन मनाते हैं, उससे मान सम्मान दिया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसमें टोहाना के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, रसूलपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज का नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा गया। इसी तरह आपके पिपली के अंदर अभी संत गुरु रविदास जी एक ट्रस्ट का अभी शिलान्यास किया था माननीय नायब सैनी जी ने और मनोहर लाल जी ने। और इसके साथ साथ आपका एक संस्कृत महाविद्यालय है मूंदड़ी के अंदर कुरुक्षेत्र का, उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया। इसी तरह आपका अयोध्या के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया। तो ये जो मान सम्मान देने का काम मतलब ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में ही है। और इससे पहले कांग्रेस के समय तो आप एक ही परिवार के नाम से सारी, चाहे वो सड़क का नाम हो, चाहे वो संस्था का नाम हो, किसी का जवाहरलाल नेहरू के नाम से, किसी का इंदिरा गांधी जी के नाम से, किसी का राजीव गांधी जी के नाम से। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग के महापुरुषों का मान सम्मान करने का काम किया है। डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं अभी जैसे अनुसूचित जाति के मान सम्मान की बात आती है, तो जब हरियाणा में अभी 2 नियुक्तियां होनी हैं, जैसे एक राज्यसभा के लिए एक सदस्य जाना है, मुकाबला तो ऐसे 43 और 44 का बता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? एक राज्यसभा में जाना है सदस्य और एक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्यसभा में या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई अनुसूचित जाति का चेहरा हम देख सकते हैं? राज्यसभा में तो कृष्ण पवार जी को पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बना रखा है। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, ये फिर हाईकमान और हमारा जो संगठन देखेगा इसका कौन सुटेबल आदमी, उसके हिसाब से वो अपनी नियुक्ति करेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि जो अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार प्रपोजल लेकर आई है, अभी हम सुन रहे हैं शहरी क्षेत्र की। जब हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो हर एक गांव में लाल डोरा के बाहर विस्तार हो रहा है। डॉक्टर साहब, 150 वर्ष पुराना अंग्रेजों के जमाने का लाल डोरा है। 4 भाई अलग अलग हुए हैं, उनके पास 100 गज गांव में जमीन है, वो बाहर खेतों में बनाएंगे। दीनदयाल आवास योजना में तो ले नहीं सकते, उनकी ना रजिस्ट्री हो सकती है, उनको इलीगल माना जाता है, उनको गैरकानूनी माना जाता है। आप किसी भी गांव का एग्जाम्पल लीजिए, आज गांव में जितनी लाल डोरा के भीतर आबादी है, किसी किसी गांव में तो उससे 10-10 गुना आबादी बाहर विस्तार हो। आप डालियावास कोई देख लीजिए, जो आप भक्तिनगर कोई देख लीजिए, आप इससे आगे पूरा गढ़ीबोली रोड पे, बावल रोड पे, कहीं भी अपने ये क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं पर भी अप्रूवल नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है?
देखो सरकार ने सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई कॉलोनी काटता तो उसके लिए परमिशन देती है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि भाई इस कोई नहीं, मैं जो अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई उनको जो नियमित करने की बात चल रही है, अभी शहर शहर की बात आ रही है, आउट ऑफ अगर कोई भी कॉलोनी जो आप कह रहे अवैध है और उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो रोड्स की जो चौड़ाई ठीक है, तो उनको सरकार वैध करने का प्रयास कर रही है कि भाई। हम बात करें, आपने मनोहर लाल जी के साथ लंबे समय तक काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया चुनाव से थोड़ा सा समय पहले, नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली उन्होंने चुनाव से थोड़े दिन पहले। क्या आपको लगता है इस बदलाव का भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में? देखो मुझे नहीं लगता कि भाई इससे कोई नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत जो मार्जिन कम हुआ है ये पूरे देश के अंदर ही हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कि हरियाणा में ही हुआ हो। तो मुझे नहीं लगता कि नायब सैनी जी के बदलने से कुछ प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ। अच्छा, उनका नहीं हुआ। एक हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी विधानसभा की जो चुनाव की तैयारी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या ठोस एजेंडा, अभी मंत्रिमंडल की बैठकें भी हुई है, आप लोगों की इंटरनल बैठकें भी हुई है, ऐसा क्या एजेंडा लेकर के लोगों के बीच जाना चाहती है जिससे जो नाराज वर्ग है, जैसे अभी 100 गज के प्लाट देने शुरू किए, जो कांग्रेस के समय में महात्मा गांधी आवास योजना थी, वो जो आपने भी अभी शुरू किया है उस एजेंडे पर बढ़ना, तो क्या इस 100 दिन में, हम राज्य स्तर पर बात कर रहे हैं, बावल से हट करके पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या ठोस एजेंडा, 2-3 बातें कि इनको हम चुनाव से पहले पूरा करेंगे और फिर चुनाव मैदान में जाएंगे? देखो पेंशन की बढ़ोतरी भी आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, अभी ऐसा है, देखो जो जो समस्याएं सामने आई और उन समस्याओं का समाधान जब हो सकता है जब हम सब लोग, हमारे सब कार्यकर्ता और हम लोगों के बीच में जाएं। और जो ये आप अभी जो बात कर रहे थे भाई प्रॉपर्टी आईडी की या एनडीसी की या आपके बीपीएल कार्ड्स की, ये सब इनकी समस्याओं का समाधान हम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस पर कार्रवाई भी की है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि 2 घंटे बैठें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। और अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि भाई अभी आप 500 गज तक के प्लाटों के भाई डिवाइड करके कर सकते हो और उसमें नो ड्यूज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी रजिस्ट्री करवाने के लिए। तो ये भी एक लोगों को मतलब सुविधा देने का काम एक तरह से हुआ। एक पीछे से बयान आया कि प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, इनमें जो खामियां हैं, जो ऑनलाइन दूर नहीं हो पा रही, उनको ऑफलाइन भी सरकार कर सकती है, उस पर भी विचार चल रहा है। आप क्या मानते हैं? देखो ऑफलाइन करने से तो समाधान नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको सुधार करने का प्रयास सरकार करेगी। ऑनलाइन में कुछ एक जो सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां हैं, कई चीज़ें नहीं उठाता सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करके और लोगों को राहत देने का काम सरकार करेगी। हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की एक बार बात करते हैं। राव इंद्रजीत आप मौजूद थे, उसी समय ये सवाल आया था, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी वर्ग विशेष का, तो कहा कि वर्ग विशेष का भाई भाजपा के साथ नहीं जुड़ पाया है, हमारी पार्टी को स्वीकार नहीं कर पाया है। तो अब मेवात की बात करें, हम अनुसूचित जाति की आपने बताई, मेवात में पिछली बार से भी कम वोट मिला है। मेवात में राव इंद्रजीत ने जब दंगे हुए थे, नू दंगे, तब भी उन्होंने हमें लगता है कि जो मेव समुदाय, मुस्लिम समुदाय, उनके घावों पर भी मरहम लगाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी जाकिर हुसैन को लेकर आई पहले जो है, उसके बाद में भी प्रयास किए, दूसरे नए चेहरे भी पार्टी लेकर आई। हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में भी एक फंक्शन किया गया, मनोहर लाल भी फंक्शन करने पहुंचे, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मेव 5% भी भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़ पाए हैं। आप सीनियर लीडर हैं, क्या सोचते हैं, मुस्लिम भाजपा से इतनी दूरी क्यों बना रहा है? कहीं भाजपा की तो कमी नहीं है इसमें? देखो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 साल के अंदर जितना विकास मेवात के अंदर हुआ है, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला कॉलेज, और एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेवात को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट लिया है और उसके बाद उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई, काफ़ी सुधार हुआ है, नहर निकालने का भी काम किया है। और इस बात को नौकरियों में जैसे पारदर्शिता से नौकरियां जो दी हैं, बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर जो नौकरियां दी है, उस क्षेत्र में काफ़ी नौकरियां बच्चों के लगी हैं। और आम लोग वहाँ जब हम किसी फंक्शन में जाते थे, मीटिंग में जाते थे,
तो वो खुला इस बात का एक्सेप्ट करते थे कि सरकार ने बहुत विकास करवाए, हमारे बच्चों को नौकरी भी मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मानसिकता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ऐसा तो नहीं आप उनको पद कोई देते नहीं? अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ है, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है मंत्रिमंडल में। विधायक ही नहीं है ना वहाँ से कोई जी जी, विधायक नहीं है। नहीं नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं, अभी लोकसभा में मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें भी कोई अल्पसंख्यक कई हैं। जैन समुदाय से मिलेगा आपको, दूसरे समुदाय से मिलेगा, बुद्धिस्ट मिल जाएंगे, पर जब हम देखते हैं ईसाई भी मिल जाएगा, पर हम देखते हैं तो मुस्लिम चेहरा नहीं है। कहीं ऐसी तो वजह हो सकता है, अभी पहले विसर टर्म में तो थे, अभी तो काफ़ी और भी बढ़ने हैं, तो हो सकता है आगे आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ वो भाजपा का प्यार स्वीकार नहीं कर रहे मुसलमान। क्या है कि हमने पूछते हैं वहाँ, अभी जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कोई मेवात में कोई इस तरह का कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। सब लोग आराम से रह रहे हैं, भाईचारा बना के रह रहे हैं। किसी का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा अत्याचार कोई नहीं किया, तो उसके बावजूद भी लोगों का मन नहीं बदल रहा। आपको नहीं लगता नूह दंगों का कोई असर? नहीं, वो नूह दंगे तो लोकल वो इशू था, कोई पार्टी का या किसी मतलब सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं था। वो कोई मतलब शरारती तत्वों की वजह से वो हुआ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेवात के अंदर हम गए थे उस दंगे के बाद, तो लोग आपस में बड़े प्यार से, बड़े भाईचारे से रह रहे थे। डॉक्टर बनवारी लाल, भाजपा 41, 1 इंडिपेंडेंट और 1 हलोपा 43, विपक्ष 44। खुलकर भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अल्पमत सरकार है। क्यों चलाई जा रही है अल्पमत सरकार, या आप बहुमत की मानते हैं इसे? देखो, जब माननीय नायब सैनी जी ने शपथ ली और मार्च में विधानसभा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध किया, और उसके बाद जब कांग्रेस ये कहती है कि बहुमत नहीं है, हमारे साथ बहुमत है, तो अगर उनके पास बहुमत है तो उनको गवर्नर साहब के सामने जा कर के अपनी अटेंडेंस पूरी दिखानी चाहिए। तो आपने जुगाड़ कर रखा है, जजपा में नहीं, मैं तो सेंध लगा रखी है। मतलब वो दिखाए ना कि भी हमारे पास बहुमत है। हम कह रहे हैं हमारे पास बहुमत है, अगर वो कहते हैं कि हमारे पास थे तो प्रूव करें। वो आप बताते क्यों नहीं, कहाँ से? नहीं बताएं क्यों, वो अपना करें अपना। अभी मनोहर लाल जी, एक आप पहले विधायक हैं जिनकी टिकट की घोषणा करके गए थे। अब मनोहर लाल जी दूसरी कुर्सी पर चले गए हैं, कैबिनेट में पहुंच गए हैं, मोदी मंत्रिमंडल में। अभी आपको क्या लगता है, वो स्टैंड कर रही है टिकट की? अभी किसी तरह की चुनौती डॉक्टर बनवारी लाल के सामने है? ये तो पार्टी संगठन का काम है, किसको चुनाव लड़ाती है। हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मेरे को दे, किसी और को दे, हम पार्टी के आदेशों की पालना करेंगे। समापन की ओर बढ़ते हैं हम। डॉक्टर बनवारी लाल से ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए पार्टी आपको उतार रही है तीसरी बार, ज़्यादा संभव नहीं है, आप तीसरी बार चुनाव मैदान में जाएंगे, क्या ऐसा मन में है कि मैं बावल के लिए ये करना चाहता हूँ, तीसरी बार हरियाणा के लिए ये करना चाहता हूँ? हम विशेष रूप से बावल पर केंद्रित करना चाहेंगे कि तीसरी पारी में बावल के लिए क्या करना चाहेंगे? मोदी साहब की भी तीसरी पारी है, आपकी भी तीसरी पारी आएगी, तो तीसरी पारी आपको क्यों मिले, क्या करना चाहेंगे, क्या एजेंडा है आपके पास बावल के लिए? क्या मन में ऐसा रह गया कि भाई मुझे ये भी करना था और समय कम मिला, और अगली 5 साल मिले तो मैं ये बावल के लिए करना चाहूँगा, वो आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, एक तो जो बावल की कनेक्टिविटी जो आपकी मेट्रो की चली हुई है, उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, और केंद्र सरकार से और माननीय मनोहर लाल जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो इसमें हमारी मदद करें। और दूसरा ये है कि हमारा जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो नहरी पानी की कमी है, तो जितनी भी हमारे को पानी की जो समस्या है, उसको हम नहरी पानी को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे और नहर बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, जो एजुकेशन सेंटर्स हैं हमारे, वैसे तो आज विधानसभा बावल के अंदर ऐसी कोई एजुकेशन संस्था नहीं है जो कि बावल में ना हो। सभी तरह की हमने शिक्षण संस्थान बावल के अंदर मतलब स्थापित किए हैं, और आगे भी जैसे हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसको भी हम आगे भाई यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़े, ये इस तरह का प्रयास भी हम सोच रखे हैं कि इसको यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ाया जाए। एम्स की ओपीडी तो कब तक उम्मीद की जा सकती? जल्दी ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ओपीडी का जो कैंपस है वो काफ़ी बन चुका है,
और उन्होंने 5-6 महीने का समय दिया था कि 5-6 महीने के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। तो अभी फरवरी में उसका शिलान्यास हुआ था, तो अभी 1-2 महीने के बाद हम आशा करते हैं कि वो बिल्डिंग बन जाएगी और उसके बाद ओपीडी शुरू करवाएंगे। डॉक्टर बनवारीलाल, हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का क्या भविष्य देख रहे हैं? जजप्पा है, इनेलो है, क्या मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही रहेगा या दूसरी पार्टियां भी, आम आदमी पार्टी, जजप्पा, इनेलो, इनसे भी भाजपा कोई चुनौती मान रही है? जो देखो, अभी आपने लोकसभा चुनाव देखा और लोकसभा के अंदर इन दलों का क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में भी ये कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस से ही रहने वाला है। अग्निवीर को लेकर के बहुत सारी, अभी आज अखबारों में भी आ रहा है, कल से सरकार के स्तर पर भी ऐसी बातें चल रही है कि कुछ बदलाव ऐसा करेंगे। तो ये मानते हैं आप हरियाणा में अग्निवीर की भी कोई नाराजगी रही? देखो, अग्निवीर अगर देखा जाए तो 50% केंद्र सरकार ने कर दिया कि 50% हम रखेंगे। उसके बाद जो 50% आएंगे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि जो 50% आएंगे उनको हम हरियाणा पुलिस में या किसी दूसरे उनमें एडजस्ट करेंगे, जो अर्धसैनिक बलों में केंद्र सरकार भी करेंगे, उनको मतलब बेरोजगार नहीं रहने देंगे। फिर भी उनको जैसे 4 साल के अंदर बीए की डिग्री भी देंगे। कोई आदमी बिजनेस करना चाहे, कोई अपना काम करना चाहे तो जो पैसा मिलेगा, इकट्ठा पैसा मिलेगा, उससे अपना काम भी कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं लग रही। फिर भी कुछ केंद्र सरकार इसमें कुछ और बदलाव करेगी, अच्छा करेगी, जो भी करेगी। लेकिन अभी भी अगर इसमें बीए की डिग्री मिलती है तो आगे कहीं अपना प्रमोशन में काम आए, अच्छी नौकरी लेना चाहे, या भाई हम जैसे पुलिस में या और दूसरे फोर्सेज में उसको एडजस्ट करने का काम करेंगे, तो उसमें बेरोजगारी की तो कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर बनवारीलाल के विचार। सभी मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है। बावल के लिए इनकी पूरी तैयारी है, लेकिन पार्टी लाइन पर बहुत संभल कर बोल रहे हैं कि पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा ये करेंगे। हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपके लिए। धन्यवाद महेश जी।